मैं इस सत्र के अध्यक्ष और एक सभा पत्रिका के संपादक अभिज्ञान जी कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, फिल्म अभिनेता भी हैं। उनसे आग्रह करता हूँ कि मंच बनाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं रौनक भट्टाचार्य जी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और मैं उनके साथ उनका अभिनंदन करूँगा। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस सत्र का आरंभ हो चुका है, तो अभी आपके आगे लेती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ सर। अगले शोध छात्रा जो है हमारे बीच में विद्यासागर विश्वविद्यालय की रूपल साहब, उनसे आग्रह है कि वो आए और अपने शोधालय का पाठ करें। आपका स्वागत है रूपल जी। सभी को नमस्कार। मेरा जो विषय है वो हिंदी पत्रकारिता और भाषा का संबंध वर्तमान संदर्भ में। हिंदी पत्रकारिता और भाषा का संबंध अत्यंत घनिष्ठ, जीवंत और परिवर्तनशील है। पत्रकारिता जहां भाषा को जनसंचार का माध्यम बनाती है, वहीं भाषा पत्रकारिता को अभिव्यक्ति, प्रभाव और व्यापकता प्रदान करती है। वर्तमान समय में यह संबंध और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और तकनीकी विकास ने पत्रकारिता की भाषा को नए रूप, प्रयोग और नई चुनौतियां दी हैं। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ नव जागरण, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय भावना के उद्देश्य से हुआ था। प्रारंभिक हिंदी पत्रकारिता की भाषा साहित्यिक और विचार प्रधान थी। उस समय भाषा केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा देने का साधन भी थी। भारतेंदु युग से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय चेतना की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजिटल युग ने हिंदी पत्रकारिता की भाषा को सबसे अधिक प्रभावित भी किया है। अब हम देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की प्रतिस्पर्धा में भाषा की शुद्धता की अपेक्षा तत्कालिकता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। परिणाम स्वरूप हिंदी पत्रकारिता में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। अपडेट, लाइव, ट्रेंड, फीडबैक, कमेंट जैसे शब्द सामान्य प्रयोग का हिस्सा बन चुके हैं। इस मिश्रित भाषा को इंग्लिश भी कहा जाता है। एक ओर यह परिवर्तन भाषा को आधुनिक और व्यवहारिक तो बनाता है, वहीं दूसरी ओर हिंदी की मौलिकता और शुद्धता के लिए चुनौती भी प्रस्तुत करता है। कई बार समाचार माध्यमों में भाषा की अशुद्धियां, अनावश्यक अंग्रेजी प्रयोग और सनसनीखेज शैली देखने को मिलती है, जिससे पत्रकारिता की गंभीरता भी प्रभावित होती है। भाषा का उद्देश्य केवल आकर्षण पैदा करना नहीं होता, बल्कि विश्वसनीय और संतुलित संवाद स्थापित करना भी होता है। वर्तमान पत्रकारिता पर बाजारवाद का गहरा प्रभाव है। समाचार माध्यम अब केवल सामाजिक दायित्व नहीं निभा रहे, बल्कि वे बड़े व्यावसायिक संस्थानों के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। टीआरपी और क्लिकबेट की प्रतिस्पर्धा में कई बार समाचारों की गुणवत्ता और भाषा की गंभीरता प्रभावित होती है। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज शीर्षक और उत्तेजक भाषा का प्रयोग भी बढ़ गया है। समाचारों को मनोरंजन की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा है। इससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता और भाषा की मर्यादा दोनों ही प्रभावित होती है। भाषा और पत्रकारिता का संबंध लोकतंत्र से भी जुड़ा हुआ है। पत्रकारिता की भाषा जितनी स्पष्ट, निष्पक्ष और जनोन्मुख होगी, समाज में संवाद उतना ही स्वस्थ होगा। वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने यह चुनौती है कि वे आधुनिकता और भाषा की गरिमा के बीच संतुलन बनाए रखें। अक्सर पत्रकारिता और मीडिया को लेकर यह कहा भी जाने लगा है कि उसकी विश्वसनीयता पहले की तुलना में खत्म होती जा रही है। लेकिन यदि इस कथन को गंभीरता से लिया जाए तो समझा जाए तो स्पष्ट होगा कि लोगों का मीडिया पर विश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसमें कमी आई है। वास्तव में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित मीडिया से समाज की अपेक्षाएं हमेशा जुड़ी हुई हैं। उसकी मूल जिम्मेदारी समाज के हितों और जन सरोकारों को सामने लाने में होती है। आम जनता की समस्याओं को सत्ता, प्रशासन और न्याय व्यवस्था तक पहुंचाना मीडिया का प्रमुख दायित्व है।
जब तक मीडिया इस दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करता रहता है, तब तक समाज का विश्वास उस पर बना रहता है। लेकिन यदि मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाए और जनहित की उपेक्षा करने लगे, तब लोगों का भरोसा पूरी तरह समाप्त भी हो सकता है। वर्तमान समय में हिंदी पत्रकारिता के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे भाषा की शुद्धता बनाए रखना, फेक न्यूज और अफवाहों का नियंत्रण, बाजारवाद और नैतिकता के बीच संतुलन, अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव से हिंदी की पहचान बचाना, पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनाए रखना आदि जैसे। इन चुनौतियों के बावजूद हिंदी पत्रकारिता के सामने अपार संभावनाएं भी हैं। भारत में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के प्रसार से हिंदी पत्रकारिता के दायरे और भी विस्तृत हुए हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान संदर्भ में हिंदी पत्रकारिता और भाषा का संबंध निरंतर बदलते समाज और तकनीक के साथ विकसित हो रहा है। पत्रकारिता हिंदी भाषा को नए आयाम दे रही है, जबकि भाषा पत्रकारिता को जन सरोकार और प्रभावशीलता प्रदान कर रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विपल। अगले शोध पाठ के लिए मैं डॉक्टर सुषमा कुमारी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और शोध पाठ करें। ये हमारे बीच पटना से उपस्थित हुई हैं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। शीर्षक है उदंत मार्तंड का वैचारिक धरातल, औपनिवेशिक दौर में हिंदी पत्रकारिता और राष्ट्रीय चेतना। 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भारतीय इतिहास में एक संधि काल था। एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के माध्यम से भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को छीन भीन कर रही थी, तो दूसरी ओर पाश्चात्य शिक्षा और विचारों के संपर्क में आकर भारतीय समाज अपनी अस्मिता और संस्कृति के प्रति सजग हो रहा था। इस चेतना के प्रसार में प्रिंटिंग प्रेस और पत्रकारिता ने एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। यद्यपि भारत में पत्रकारिता का सूत्रपात बांग्ला और अंग्रेजी के माध्यम से पहले ही हो चुका था, परंतु हिंदी भाषी जनमानस तक अपनी भाषा में संवाद पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य 30 मई 1826 को कलकत्ता यानी अब कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादक में निकले साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड यानी उगता हुआ सूरज ने किया। औपनिवेशिक दमन, भाषाई संकोच और आर्थिक अभाव के बीच जन्मे इस पत्र का वैचारिक धरातल केवल समाचार देना मात्र नहीं था, बल्कि वह पराधीन मात्र में एक नई राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का बीजारोपण कर रहा था। सरकारी दमन, आर्थिक संकट और पत्र का आवासन एक निडर और वैचारिक रूप से समृद्ध पत्र को चलाने की कीमत पंडित जुगल किशोर शुक्ल को चुकानी पड़ी। उदंत मार्तंड को सरकारी स्तर पर किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं था, बल्कि इसके विपरीत सरकार ने इसके मार्ग में हर संभव बाधाएं खड़ी की। पात्र के बंद होने का मुख्य कारण इसका आर्थिक संकट और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति थी। शुक्ल जी ने बार बार सरकार से अनुरोध किया कि उत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों में भेजने के लिए पत्र पर डाक शुल्क माफ किया जाए या कम किया जाए, क्योंकि हिंदी भाषी पाठक कलकत्ता से दूर बिखरे हुए थे। अंग्रेज सरकार भली भांति जानती थी कि यदि यह पत्र हिंदी पट्टी के गांवों और शहरों तक निर्बाध रूप से पहुंच गया तो यह औपनिवेशिक सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अतः उन्होंने शुक्ल जी के सभी आवेदनों को क्रूरता पूर्वक खारिज कर दिया। डाक खर्च अत्यधिक होने के कारण पत्र दूर दराज के ग्राहकों तक नहीं पहुंच सका और ग्राहकों की संख्या लगातार घटती गई। अंततः भारी कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण 30 मई 1826 को शुरू हुआ यह उदंत मार्तंड 4 दिसंबर 1827 को अस्त हो गया। अपने अंतिम अंक में शुक्ल जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में लिखा था, आज दिवस लो उग चुको मार्तंड उदो अस्त, रखी ताहू को जो नहीं कछु विषाद। यह पंक्तियां केवल एक पत्र के बंद होने की पीड़ा नहीं थी, बल्कि औपनिवेशिक दमन के सामने एक भारतीय पत्रकार के विवश स्वाभिमान की गूंज थी। उपरोक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि उदंत मार्तंड केवल हिंदी का पहला समाचार मात्र नहीं था, बल्कि वह औपनिवेशिक भारत में देशज अस्मिता, भाषाई गौरव और राष्ट्रीय चेतना का पहला वैचारिक उद्घोष था।
पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने घोर विपरीत परिस्थितियों में जिस साहस और बौद्धिक चातुर्य का परिचय दिया, उसने भारतीय पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। इस पत्र का वैचारिक धरातल बहुआयामी था, जिसमें एक और औपनिवेशिक शोषण के प्रति मुख्य ही सही पर तीखा प्रतिरोध था, तो दूसरी ओर एक पंडित समाज को भाषाई और सांस्कृतिक रूप से संगठित करने का भी महत्वपूर्ण प्रयास था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। अगले शोध आलेख पाठ के लिए मैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय से आए ब्रिजेश कुमार को बुलाना चाहूंगी। ब्रिजेश, आपका स्वागत है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। जी धन्यवाद मैम। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मंचासीन साथियों, आदरणीय गुरुजन एवं उपस्थित सभी सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं ब्रिजेश प्रसाद, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय का शोध अध्येता, आज आप सबके समक्ष ग्रामीण लोक जीवन में हिंदी पत्रकारिता के महत्व विषय पर अपनी संक्षेप में बात रखना चाहूंगा। हम सब गांवों से ताल्लुक रखते हैं। हमें पता है कि भारत गांवों का देश कहा जाता है। ऐसे में हमारी संस्कृति, लोक परंपराएं, लोक कथाएं और सामाजिक जीवन की वास्तविक आत्मा गांवों में ही बसती है। ऐसे में हिंदी पत्रकारिता केवल समाचार का माध्यम ही नहीं बनता, बल्कि वह ग्रामीण समाज की आवाज भी मुखर, ग्रामीण समाज की आवाज और उनकी समस्याओं की अभिव्यक्ति भी जनचेतना तक पहुंचाता है। भारतीय ग्राम जीवन के विकास एवं निर्माण में हिंदी पत्रकारिता का विशेष महत्व रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रताप, सरस्वती और कर्मवीर जैसी पत्रिकाओं ने ग्रामीण भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का कार्य किया। इन पत्रिकाओं में किसानों की स्थिति, सामाजिक कुरीतियों, शिक्षा का स्वदेशी आंदोलन से जुड़े लेख प्रकाशित होते रहे, जिससे ग्रामीण समाज में जागरूकता बढ़ी। सरस्वती के संपादन काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ग्रामीण जीवन और सामाजिक सुधार से जुड़े विषयों को प्रमुखता दी। वहीं हंस पत्रिका में मुंशी प्रेमचंद ने किसान, मजदूर और ग्रामीण समाज की वास्तविक समस्याओं को साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से सामने रखा। उनके लेखन ने ग्रामीण जीवन के शोषण, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसे प्रश्नों को व्यापक चर्चा का विषय बनाया। आधुनिक समय में योजना, कादम्बिनी तथा दिग्मान जैसी पत्रिकाओं ने ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी गांवों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त कृषक जगत जैसी कृषि आधारित पत्रिकाओं ने किसानों को नई कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर कृषि के विकास को बल प्रदान किया था। समय कम रहते हुए मैं मुख्यतः ग्रामीण जीवन में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया पे अपनी बात रखूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हम ग्रामीण जीवन में रेडियो के महत्व को देख सकते हैं कि किस तरह से रेडियो ने ग्रामीण जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जो लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं उनको याद होगा कि गांव में एक रेडियो जहां बजता था, वहां गांव के एक चौपाल पे सारे लोग इकट्ठा होते थे और ये रेडियो के प्रोग्राम भी ऐसे होते थे जो ग्राम या जनजीवन केंद्रित होते थे। विशेष रूप से आकाशवाणी के कृषि कार्यक्रमों में किसानों को मौसम की जानकारी, सिंचाई, उन्नत बीजों और नई कृषि तकनीकी की जानकारी इसके माध्यम से दी जाती थी। स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला शिक्षा और सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों ने ग्रामीण समाज में सामाजिक जागरूकता बढ़ाई। लोकगीत, लोक नाटक और भजन जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण संस्कृति और लोक परंपरा को जीवित रखने में रेडियो का विशेष योगदान रहा। दूसरी पत्रिका के प्रिंट मीडिया के बारे में मैं बात करूंगा, मड़ई पत्रिका। आप सब जानते होंगे कि आज के दौर में मड़ई पत्रिका अपनी अहम भूमिका निभा रही है, जिसमें लोक केंद्रित आलेख, लोक केंद्रित जो भी आदिवासी दुनिया है या जो भी हमारी संस्कृति है, धरोहर है, उसे मड़ई पत्रिका छाप रही है। मड़ई पत्रिका का महत्व इस बात में भी है कि वह मुख्य धारा के
शहरी विमर्श से अलग ग्रामीण और हाशिए के समाज की आवाज को सामने लेकर आती है, उजागर करती है। यह पत्रिका लोक चेतना, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रश्नों को गंभीरता से उठाती है। इस तरह देखा जा सकता है कि ग्रामीण जीवन में एक रेडियो, दूसरा आज के दौर में मणि पत्रिका अपनी अहम भूमिका निभाती है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश। अब हमारे बीच पटना से आई हैं पाटलिपुत्र महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुप्रभा सिंह। आपसे अनुरोध है कि आप आए और अपना शोधालेख पाठ करें। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं इस समारोह में उपस्थित सभी विद्वज्जन और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा विषय है स्त्री विमर्श और हाशिए का समाज, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों का सफरनामा। जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारी हिंदी पत्रकारिता ने प्रारंभ में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उसके बाद सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष किया, साथ ही हमारे इन दो विमर्शों पर भी अपनी लेखनी चलाई, अपना आवाज उठाया। भारतीय समाज की आंतरिक विसंगतियों, जातिगत क्रूरता, लैंगिक असमानता और औपनिवेशिक और सामंती गठजोड़ को बेनकाब करने का काम किया। जब हम भारतेंदु युग में आते हैं तो भारतेंदु की बाल बोधनी पत्रिका ने महिलाओं की शिक्षा, बाल विवाह के विरोध आदि के प्रति अपनी आवाज उठाई। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण पत्रिकाओं ने स्त्रियों को आगे बढ़ाने का, उनको आवाज देने का काम किया, परंतु उन्होंने स्त्री को एक माँ, पत्नी, बेटी के रूप में देखा और उनसे उनकी अपेक्षा यही रही कि वे सुसंस्कृत हों, शिक्षित हों और एक आदर्श परिवार और राष्ट्र के निर्माण में सहायक हों। द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका आई, उन्होंने स्त्री मुक्ति के प्रश्नों को तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से उठाया और इसी समय एक और मोड़ आता है जब श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में स्त्री दर्पण का प्रकाशन होता है। उन्होंने सिलाई कढ़ाई से बाहर जाकर के स्त्री के राजनीतिक अधिकारों, मताधिकारों और सामाजिक कुप्रथाओं पर अत्यंत तीखे और बेबाक लेख प्रकाशित किए। स्त्री दर्पण के समानांतर ही चांद की बात हुई, चांद आया, हंस आया और इन सब में स्त्री के स्वर को एक आवाज दी गई और उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। इसके बाद आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का युग और यहाँ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं को संविधान में समान अधिकार तो मिल गया, परंतु सामाजिक धरातल पर जो पितृसत्तात्मक संरचनाएं थी वैसे की ही वैसे ही रही। इस अंतर विरोध को दर्ज करने में हमारी हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान आदि जो पत्रिकाएं थी वो कामकाजी महिलाओं की समस्याओं, महानगरीय जीवन के द्वंद्व और पुरुष स्त्री संबंधों के बदलते समीकरणों पर गंभीर बहसें आयोजित की। वामा, मिसेज जैसी व्यावसायिक लेकिन महिला केंद्रित पत्रिकाओं का भी बाजार में प्रवेश हुआ। प्रिंट मीडिया के दौर में स्त्री विमर्श डिजिटल पोर्टल्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक मुखरित हुई। स्त्री काल, महिला मीडिया, 50 शेड्स ऑफ ग्रे स्त्री जैसी वेब पत्रिकाओं ने उस प्रत्येक कोने को छूना शुरू किया जो कि अब तक अनछुए थे।
इसके पश्चात हम अब आते हैं हाशिए के लोगों के संबंध में, जहां हम चर्चा करेंगे दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श के बारे में। इसके लिए हमारे ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी पत्रिकाओं को निकाला। सबसे पहला पत्रिका अछूतानंद हरिहर जी ने निकाला, आदि हिंदू, और अछूत जैसे पत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण और कारगर साबित हुए। इसी प्रकार जो है 70 के दशक में, जब 60-70 के दशक में दलित पैंथर्स और 80-90 के दशक में मंडल कमीशन आया, तो हंस, कथाक्रम, तद्भव जैसे पत्रिकाओं ने भी दलित विमर्श, स्त्री विमर्श पर काफी काम किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो हिंदी पत्रकारिता है, विविध चुनौतियों के बावजूद भी इन विषयों पर चर्चा करती है, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को भी उजागर करती है। ऐसी बात नहीं है कि राजनेता आदि कुछ अत्याचार करें तो उन पर वह कलम चलाने से पीछे हटती है। मानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता के पास बहुत चुनौतियां हैं, परंतु यदि विवेक के साथ वह कार्य करे तो वह समाज के प्रत्येक वर्ग को छूने से पीछे नहीं रहेगी और अपने बातों को रखने में पीछे नहीं हटेगी। तभी पत्रकारिता जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यह सत्र अब समापन की ओर है। मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए डॉक्टर अभिज्ञान सर से आग्रह करती हूँ कि सर कृपया आए। सर के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष परिचय देने की आवश्यकता है। जाने माने पत्रकार हैं सर, अभिज्ञात कई समय के। सर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरा होने पर ना महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। ये देखना होगा कि शायद माइक बंद है। हेलो, ठीक 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 ठीक। उदंत मार्तंड जहां से निकला, कलकत्ता के लिए गौरव की बात है, लेकिन हमें देखना होगा कि जिस खास इमारत से वह निकलता था वो खोजे पर ही नहीं मिल रहा है, वो जगह ही नहीं दिख रही है, वो कोई इमारत ही नहीं है, या उसका नंबर ही ऐसा है पता ही नहीं चलता है, एक क्रम गायब है संख्या से। तो उदंत मार्तंड कहाँ से निकलता था हम देखने जाए तो वो जगह नहीं दिखती है। 200 साल हो गए, हमें देखना होगा कि वो जगह कहाँ है। नक्शे में था तो कैसे नक्शे से भी मिट गया या नहीं, मूल्यों की बात हमें करनी ही है, लेकिन उस जगह को भी संरक्षित करने की, खोजने की गंभीर कोशिश होनी चाहिए। ये कलकत्ता का दायित्व बनता है, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता का जनक कलकत्ता रहा। पत्रकारिता का जो ये दौर है वो बहुत ही नई चुनौतियों से जूझ रहा है। सबसे बड़ा संकट या चुनौती या संभावना अगर कुछ है तो मीडिया का नया नया चेहरा। बहुत सारे मीडिया के नए आयाम बने हैं। अब हमारे पास इंटरनेट के आने के बाद अखबारों के पेपर हैं, यूट्यूब पर भी उनकी उपस्थिति है, फेसबुक पर उपस्थिति है, ट्विटर पर उपस्थिति है, इंस्टाग्राम पर उपस्थिति है। अब एक ही समाचार को अलग अलग फॉर्मेट में प्रस्तुत करने की लियाकत एक पत्रकार से खोजी जा रही है। वो कितने समर्थ हैं, कितना कर पा रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन विविध क्षेत्रों में विविध ढंग से अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको अपनी बात कहनी है और उसके फॉर्मेट
को समझना है। और ये जो नए फॉर्मेट आए हैं, इसने उसके आर्थिक तंत्र को भी प्रभावित किया है। ऐसा नहीं है कि वो शौकिया कर रहा है। अब उसके सामने विज्ञापन के नए रूप खुले। अगर वो YouTube से भी कमा सकता है, फेसबुक से भी कमा सकता है, तो उस पर व्यूअर्स चाहिए, उसको पाठक के साथ साथ देखने वाले भी चाहिए, और वो सब संख्या काउंट करती है। यानी आप क्या दें कि आपके पाठक को संतुष्ट हो ही, और व्यू बटोरने वाली चीजें भी उसमें हो। तो अब एक पत्रकार निकलता है तो कलम लेकर नहीं निकलता है, तो कैमरा लेकर ऐसा मोबाइल लेके निकलता है कि उससे तस्वीर भी खींच ले, रिपोर्टिंग करने के दौरान उसका वीडियो भी बना ले, उसकी खबर लिखे, उसकी फोटो बनाए, उसका वीडियो बनाए, उसको फेसबुक पर डाले, इंस्टाग्राम पर डाले, फेसबुक पर, अरे सारा कुछ उसको करना है। एक पत्रकार क्या क्या कर सकता है, और इतने सारे काम के बीच आप अपनी भाषा की चिंता करें, अपने वैल्यूज की चिंता करें, अपने संकट की चिंता करें। ये सारा कुछ है, और एक नए तामझाम के साथ आज का मीडिया उपस्थित है। किसी एक ढंग से आप बात नहीं कर सकते। यह जरूर फायदा हुआ है कि गांव तक हमारी बात सीधे पहुंच सकती है, और गांव की बात सीधे शहर तक पहुंच सकती है। अभी ग्रामीण पत्रकारिता की बात हो रही थी, तो अब गांव का कोई संकट सिर्फ गांव का संकट नहीं रह जाएगा। अगर आपके पास में मोबाइल है तो आपकी खबरें गांव से शहर तक तत्काल पहुंचेगी, पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। अब अगर आपके पास दृष्टि है तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े संस्थान ही आपको पत्रकार बनाने का जिम्मा ले। अब तो हर व्यक्ति पत्रकार बन सकता है अगर उसके पास दृष्टि है, लेकिन वह नहीं बन सकता क्योंकि उसके अपने स्वार्थ, वो जिस समाज में रहता है अपनी बेबाकी से अपनी बात कह नहीं पाता, वो अकेला पड़ जाएगा। ऐसे में जो पत्रकारिता से जुड़े हुए संगठन हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि वे मोर्चा भी ले सकते हैं, तो उन ताकतों से भी चाहे तो संघर्ष कर सकते हैं जो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करे। ये जो नए तरीके आए हैं पत्रकारिता के, उसको समझना होगा। उसमें विपुल संभावनाएं हैं, पर उन विपुल संभावनाओं का दोहन कैसे हो यह देखना होगा। अभी आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी वर्जन भी आया है, तो उसमें एक तरफ सौरभ द्विवेदी बता रहे हैं कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में अमुक पत्रकार ने या अमुक अर्थशास्त्री ने अंग्रेजी में क्या लिखा है उसका लुभाव या अनुवाद हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं। दूसरी तरफ वो कविता भी सुनाते हैं। एक ही समय में एक तरफ बुलडोजर की बात भी करते हैं, अर्थशास्त्र की बात भी करते हैं, और कविता भी सुनाते हैं। यानी एक आयामी मामला नहीं है, सब कुछ पर आपकी नजर है, सब कुछ से उनको व्यू बटोरना है, सब कुछ से उन्हें सुविधा चाहिए, दर्शक चाहिए, सहयोग चाहिए। यानी पत्रकारिता का चित्र व्यापक है। अगर आप समर्थ हैं, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें तो आप देश के हालात, दुनिया के हालात, अपने गांव के हालात, अपनी तकलीफों को भी आप व्यक्त करें, वह भी पत्रकारिता है। आप बस सच्चे दिल से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं तो यह बहुत बड़ा, ये पत्रकारिता के लिए खुराक बनता है। एक आम आदमी भी जो अपना एक छोटा सा ट्विटर या फेसबुक पर कोई खबर लिख देता है, बड़े बड़े मीडिया हाउस उसको खबर बना सकते हैं, बनाते हैं। यानी कि पत्रकारिता की ताकत अब हर व्यक्ति के हाथ में है। वो उस ताकत का सही इस्तेमाल करे तो जो हमारे हालात हैं वो बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये विषय ही ऐसा है और 200 सालों का सफर इतना लंबा है कि शायद एक दिन में समेटना बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। खैर, इस सत्र के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर संजय जायसवाल से आग्रह करती हूँ कि वो आए और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन दें। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस सत्र के अध्यक्ष पत्रकार, लेखक, कवि अभिज्ञान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ
शुद्धूर पाटलिपुत्र कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मधुप्रिया सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर सुषमा कुमारी जी भी आई हैं पटना से। ब्रजेश प्रसाद प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। रविकांत विश्व भारती शांति निकेतन से, रिपल साहब विद्यासागर विश्वविद्यालय मिर्जापुर से, और पूर्णिमा हरि कल्याणी विश्वविद्यालय नदिया से, और प्रीतम रजक जी कलकत्ता विश्वविद्यालय से हैं। आप सभी ने अपने विचारों से इस संगोष्ठी को अर्थ प्रदान किया। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अब बारी है शंभुनाथ जी का टक्कर में जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक उत्सव की कुछ प्रस्तुतियां जो सांस्कृतिक निर्माण मिशन के कलाकार एवं सहयोगी प्रस्तुत करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब उसका हिस्सा बने। मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और संस्कृति उत्सव के पहले सत्र में संगीत की प्रस्तुति करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी मेले के प्रतिभागी हैं रौनक भट्टाचार्य जी, अरिष्टा प्रकाश और राघव डागा जी। मैं तीनों से आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। राघव डागा, अरिष्टा प्रकाश और रौनक भट्टाचार्य जी। राघव दादा का सम्मान करते हुए चंदन भगत जोरदार तालियां हो जाए इन मुझे कलाकारी के लिए। शौमिक साहब जो तबले पर उनके साथ होंगे, शौमिक हैं। साथ मिलकर चलने, समान विचार रखने और मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। दूसरा गीत उत्तराखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। तो चलिए शुरू करते हैं मंत्र से। संग छादो संग दादो संगो मनासी जारदा संग छादो संग दादो संगो मनासी जानता समानु मंत्र समिति समानी समानु मंत्र समिति समानी समान मनसः चित्ता मेषा संग छादो संग दादो संगो मनासी जानता समानी वयाबुद्धि समान हृदयानि वा समानी वयाबुद्धि समान हृदयानि वा समानमस्तु वो मना यथा वो सुसहसति संग छादो संग दादो संगो मना सी जानता।
जाओ देखो ढनढना दे सुर सुर, ढनढना दे सुर सुर, बज मुरली दुर दुर, बज मुरली दुर दुर, हवा चली रे सुर सुर, हवा चली रे सुर सुर, बुलु बुलु जाओ देखो। जागरण भेगी शिव कलशा, देवी देवता हिमानी कटाओ। जागरण भेगी शिव कलशा, देवी देवता हिमानी कटा, शिव को डमरू बजो, शिव को डमरू बजो, मेरी हिमाना डम डम, मेरी हिमाना डम डम, पुरु पुरु जाओ देखो। न्योला न्योला न्योला, मेरी शोभनी दिन को दिन चौबड़ छोड़ लागो। न्योला न्योला न्योला, मेरी शोभनी दिन को दिन चौबड़ छोड़ लागो। न्योला न्योला न्योला, मेरी शोभनी दिन को दिन चौबड़ छोड़ लागो। यो गंगा जो को बगर में आखिरे छावेरी, हर खरी लागी रे छाव, अधर लोटा शेरुआ, शेरुआ लोटा नाराई ओ तेरी, अधर लोटा शेरुआ, शेरुआ लोटा नाराई ओ तेरी, अधर लोटा शेरुआ, शेरुआ लोटा तेरी रामो राम। सेब की जैसी दानी, सेब की जैसी दानी, ओ निकर भागी मेरी निखली, निखली में के टोकली, छमर न बजा छम, छमा जगी जा मठु मठु, जो लोकिल जे छे छम, ओ रूप सारा मोरी, घुंघरू न बजा छम, छमा जगी जा मठु मठु, जो लोकिल जे छे छम, ओ रूप सारा मोरी, घुंघरू न बजा छम, ओ उड़िए की ज्वाला, घुंघरू न बजा छम। रुंझुमा रुंझुमा रुंझुमा, 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 रुंझुमा रुंझुमा रुंझुमा। न्योला न्योला न्योला, मेरी शोभनी दिन को दिन चौबड़ छोड़ लागो। न्योला न्योला न्योला, मेरी शोभनी दिन को दिन चौबड़ छोड़ लागो। अरिष्टा प्रकाश से आग्रह करता हूँ कि अपना गीत प्रस्तुत करें। बैठे। एक बार जो आ जाते, एक बार जो तुम आ जाते, एक बार जो फिर आ जाते, एक बार
कितनी करुणा, कितने संदेश, कितने करुणा, कितने संदेश बिछ जाते बना पड़ा, गाता गानों का तार अनुराग भरा, अनुराग राग, अनुराग भरा, अनुराग राग। आंसू लेते हुए पत्थर पखान, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, उस उठते पल में आज नयन, उस उठते पल में आज नयन, मिल जाता फोटो से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, छप जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वसवार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार।